नाम ही पहचान है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बड़ा कार्यक्रम किया और कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने वैक्सीनेशन की बात की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में वैक्सीनेशन का काम तेजी से हो रहा है। पीएम मोदी ने खुलकर सीएम धामी की तारीफ की और कहा कि युवा नेतृत्व में प्रदेश आगे बढ़ रहा है। वहीं कार्यक्रम में मौजूद रहे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पहले रक्षा मंत्री ने तारीफ की और अब प्रधानमंत्री ने, और इससे साफ है कि 2022 में बीजेपी पुष्कर धामी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। मुख्यमंत्री जिस प्रकार से बैटिंग कर रहे हैं, आप करीब 86-87 दिन मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री बने हुए हैं और लगातार जनता के बीच में जाकर, कल मैं उनके साथ में गढ़वाल में था, वहां भी रक्षा मंत्री जी भी उनकी तारीफ की, आज प्रधानमंत्री जी उनकी तारीफ की। ये इस बात का संकेत है कि हम पुष्कर की जो टीम 11 है उनके साथ मिलकर काम करेगी और 2022 में पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इससे पहले बीते रोज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सीएम पुष्कर सिंह धामी की खुलकर तारीफ की थी और उन्हें T20 का धाकड़ बल्लेबाज बताया था जो अपनी टीम को हर हाल में जिताएगा। धामी को मैदान में क्यों न उतारा गया हो, लेकिन पुष्कर सिंह धामी को जितना मैं जानता हूं, पुष्कर सिंह धामी बड़े धाकड़ बल्लेबाज हैं, विजय हासिल करके रहेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बयान खास है, न सिर्फ सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए बल्कि उत्तराखंड के लिए भी। राजनाथ सिंह ने धामी को बीजेपी का वो बल्लेबाज बताया जिन्हें T20 मैच के आखिरी ओवर में बैटिंग के लिए भेजा गया। राजनाथ ने साफ कहा कि धामी इतने धाकड़ बल्लेबाज हैं कि वो बीजेपी को मैच जिताकर ही दम लेंगे। 2022 के मैदान में धामी की बैटिंग बीजेपी को बड़ी जीत दिलाने वाली है। विजय हासिल करके रहेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। ये सारी टीम जो यहाँ पर रहेगी, सारी टीम जो उन्होंने मुझसे अपेक्षा की है, मैं निश्चित रूप से कोशिश करूंगा। वो हमारे सर्वोच्च नेता हैं और उनकी अपेक्षा है कि जो जिम्मेदारी मुझे मिली है, मैं उत्तराखंड के जनता के आशीर्वाद से उसको पूरी तरह से उस पर फिट बैठूं, उसको सही प्रकार से निभाऊं। उसके लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। राजनाथ सिंह पौड़ी के दौरे पर थे और यहाँ पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के पैतृक गांव पीटसेड़ पहुंचे थे। राजनाथ ने राज्य की योजनाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी दी और घसियारी किट से लेकर ब्याज मुक्त लोन के चेक भी महिलाओं को बांटे। इन योजनाओं को देखकर राजनाथ सिंह ने धामी सरकार की जमकर तारीफ की और प्रदेश के नेता भी मानते हैं कि राजनाथ सिंह ऐसे ही तारीफ नहीं कर रहे, बल्कि धामी में वो दमखम दिखता है जो बीजेपी को 2022 का चुनाव जिता सके। उनके पुष्कर जी के संबंध में जो अनुभव है उस पर आधारित है और पुष्कर जी की जो योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं, वे उन्हें भली प्रकार से जानते हैं। उन्होंने आज हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी के बारे में जो बात कही है वो निश्चित तौर पर वो एक सार्थक हो रही है, क्योंकि जिस तरह से उस पारी को खेल रहे हैं और जिस तरह से जनता में एक तरह लोकप्रियता वो अर्जित कर रहे हैं, इसमें मुझे लगता है कि राजनाथ जी का जो ये कथन है वो एक तरह से बिल्कुल सत्य साबित होगा। राजनाथ सिंह के बयान के बाद साफ है कि 2022 में पुष्कर धामी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और धामी को भी अब कम समय में ताबड़तोड़ बैटिंग करनी होगी। पौड़ी से सुधीर भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीएम की तारीफ के बाद कांग्रेस ने राज्य सरकार पर बेहद तीखा हमला किया। नेता विपक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी अब सरकार के आखिरी वक्त में घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि 2017 से 2020 तक घोषणाएं क्यों नहीं हुई और अब घोषणाएं चुनाव को देखते हुए की जा रही हैं। प्रीतम सिंह ने यह भी कहा कि रक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री को T20 का धाकड़ बल्लेबाज कहा, लेकिन मुख्यमंत्री तो टेस्ट मैच के नाइट वॉचमैन है जिन्हें पारी बचाने के लिए भेजा गया है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर पाएंगे। उनकी पारी नहीं बचने वाली। टीम बीजेपी का धराशायी होना तय है। करते जो आप करना चाहते, किसने रोका था? किसने आपको रोका था 2017, 18, 19, 20 में कि आप ग्राम पंचायतों में जो है जिम ना खोले? आप खोलते। किसने कहा था कि आप जो है जो बच्चे हैं उनको टैब ना बांटना चाहिए था? ये सब चीजें जो आज घोषणाएं हो रही है, आज ही क्यों याद आ रही है भारतीय जनता पार्टी को?
इसलिए कि चुनाव सामने है। और कल मैं रक्षा मंत्री जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि धाकड़ बल्लेबाज, अरे ये तो नाइट वॉचमैन है, और नाइट वॉचमैन में जो बल्लेबाजी करने के लिए जिस व्यक्ति को भेजा जाता है वो बल्लेबाज नहीं होता है। बीजेपी पूरे तरीके से चुनावी मोड में आ गई है। पार्टी ने चुनावी तैयारियों को धार देने के लिए जिन विधानसभा प्रभारियों की नियुक्ति की थी, उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया है। कालाढूंगी विधानसभा में हर मंडल में जाकर प्रभारी बैठक ले रहे हैं और उसके जरिए कार्यकर्ताओं को चुनाव से पहले रिचार्ज किया जा रहा है। पार्टी पूरी तरह चुनावी मोड में है और आज की जो मंडल पश्चिम हल्द्वानी की बैठक थी ग्रामीण की, वो भी इसी को लेकर थी। कार्यकर्ताओं में उत्साह है और कार्यकर्ताओं की संख्या बहुत अधिक थी और उनका उत्साह ये बता रहा है कि 2022 में इस सीट को हम पिछले मतों से और अधिक अंतर से। बीजेपी में इस बार टिकट बांटने का फॉर्मूला क्या होगा, इस पर खासी माथापच्ची चल रही है। 57 विधायकों वाली बीजेपी 2022 चुनाव में टिकट के लिए सिटिंग गेटिंग का फॉर्मूला अपनाएगी, ये अभी तय नहीं। लेकिन इससे पहले ही नैनीताल की लालकुआं विधानसभा से अपने ही विधायक के खिलाफ बीजेपी के कुछ नेता चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हैं। इन नेताओं के इलाके में चहलकदमी से विधायक भी गुमसुम हैं। सड़कों पर लगे ये होर्डिंग बता रहे हैं कि मौसम चुनावी है और इससे नैनीताल में तकरीबन 1.25 लाख मतदाताओं वाली लालकुआं विधानसभा भी अछूती नहीं है। इस विधानसभा में वैसे तो बीजेपी के नवीन दुमका विधायक हैं, लेकिन उनके रहते हुए भी बीजेपी के कई नेता यहां से विधायक बनने का ख्वाब बुन चुके हैं। दुमका की मौजूदगी में ही बीजेपी के 2 बड़े नेता पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हेमंत द्विवेदी और बीजेपी के नैनीताल जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अपनी ही सिटिंग विधायक के खिलाफ ताल ठोकने को आतुर दोनों नेताओं की तैयारियों ने सियासी हलचल को बढ़ा दिया है। और तो और दोनों नेता अपने सार्वजनिक कार्यक्रमों के जरिए खुलकर अपनी हसरत भी जनता के सामने रख रहे हैं। और बहुत लंबे समय से मैं लालकुआं विधानसभा क्षेत्र की जनता से, कार्यकर्ताओं से मेरा जुड़ाव रहा है। मैं काम कर रहा हूं वहां पर, लेकिन मैं एक पार्टी का अनुशासित सिपाही हूं। हमारे यहाँ पार्टी संगठन जो भी निर्णय करेगा, अगर पार्टी मुझे अवसर देगी, पार्टी मुझे मौका देगी, तो निश्चित ही मैं चुनाव लड़ूंगा और भारी मतों से चुनाव जीतूंगा भी। वर्तमान में अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, लेकिन सबकी इच्छा होती है कि वो जनता के बीच में जाकर चुनाव जीतकर जनता की सेवा करे। वो इच्छा अपनी भी है, लेकिन निर्णय पार्टी हाईकमान को लेना है, केंद्रीय नेतृत्व को लेना है। यदि मुझे वो इस भूमिका में भेजेगा कि जनप्रतिनिधि के नाते अब पार्टी की सेवा करनी है, जनता की सेवा करनी है, उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं। पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट जहां राजपूत समुदाय से आते हैं, वहीं पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हेमंत द्विवेदी का ताल्लुक ब्राह्मण समुदाय से है। हेमंत द्विवेदी तो साल 2017 में भी लालकुआं से दावेदारी कर चुके हैं, लेकिन पार्टी ने तब नवीन दुमका को टिकट दे दिया। लेकिन इसके बावजूद हेमंत लगातार तैयारियों में लगे रहे, जबकि प्रदीप बिष्ट ने पिछले 5 साल में बीजेपी जिला अध्यक्ष रहते अपने आधे से अधिक समय लालकुआं में ही दिया है। साथ ही अपनी सियासी गोटियां भी इसी के मुताबिक सेट की हैं। जाहिर है दोनों नेताओं के सियासी मंसूबों से बीजेपी विधायक नवीन दुमका भी अच्छी तरह से वाकिफ हैं, इसीलिए वो भी अपनी सियासी चाल चल रहे हैं। बीजेपी के टिकट पर साल 2012 में हार का सामना कर चुके नवीन दुमका साल 2017 में पहली बार लालकुआं से विधायक चुने गए, लेकिन उनके दूसरी बार विधायक बनने के ख्वाब को उन्हीं के पार्टी के नेता तोड़ने पर तुले हुए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद विधायक दुमका बिल्कुल भी आत्मसमर्पण के मूड में नहीं है, इसीलिए वो दूसरे दावेदारों को बाहरी बताते हुए लालकुआं क्षेत्र से लड़ने का आधार पूछ रहे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, टिकट कोई भी मांग सकता है, लेकिन जिनका आपने नाम लिया उनके विषय में मेरा एक संदेश है कि इनकी अपनी विधानसभाएं नहीं है, उनका अपनी विधानसभा में कोई रुतबा नहीं है वहाँ से टिकट मांग सके। बीजेपी विधायक की बातों से साफ है, पार्टी के 2 बड़े स्थानीय नेताओं की लालकुआं से ताल ठोकने की तैयारी नवीन दुमका को रास नहीं आ रही। शायद इसीलिए विधायक दुमका अपने कामों की लंबी फहरिस्त लिए जनता के बीच जाने की तैयारियों में है। लेकिन दुमका, द्विवेदी और बिष्ट की लड़ाई से लालकुआं में बीजेपी की अंदरूनी सियासत जरूर गर्म है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।
लालकुआं सीट का सियासी हाल क्या है वो भी देखिए। 2017 में नवीन दुमका पहली बार विधायक बने। 2012 चुनाव में दुमका को मिली थी हार। इस बार नैनीताल जिला अध्यक्ष लड़ना चाहते हैं यहां से चुनाव। प्रदीप बिष्ट राजपूत समुदाय से आते हैं। पूर्व राज्य मंत्री हेमंत द्विवेदी ने भी ठोकी है ताल। हेमंत द्विवेदी का ताल्लुक ब्राह्मण समुदाय से है। सीट पर बाहरी और स्थानीय का मुद्दा छाया रहेगा। वहीं देहरादून से एक बड़ी खबर भी आपको बता दें। चुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़ा ऐलान किया है। अक्टूबर के ही महीने में बीजेपी शहीद सैनिक सम्मान यात्रा निकालने जा रही है। कुमाऊं में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसकी शुरुआत करेंगे, तो वहीं गढ़वाल में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट इसकी शुरुआत करेंगे। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि जल्द इसकी तारीख का भी ऐलान होगा। बीजेपी चुनाव में सैनिक और पूर्व सैनिक परिवारों के वोटों को ध्यान में रखते हुए ये बड़ी शहीद सैनिक सम्मान यात्रा निकालने जा रही है। दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दीपांकर, पूरी तरह चुनावी मोड में बीजेपी। बिल्कुल अपर्णा, अभी जो प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के मदन कौशिक, उनका ये कहना है कि शहीद सम्मान यात्रा जो इस महीने निकाली जाएगी उसके 2 चरण होंगे। एक कुमाऊं में, गढ़वाल में। कुमाऊं में उसकी जो शुरुआत वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे, जबकि गढ़वाल में जो केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट है और नैनीताल सांसद है वो करेंगे। तो सैनिकों से चाहे जुड़ने की बात हो या फिर पूरे इलेक्शन कैंपेन की बात हो, इस सब को लेकर बीजेपी गंभीर है। और मदन कौशिक का कहना है कि दोनों बड़े नेता जो रक्षा राज्य मंत्री और खुद रक्षा मंत्री इस पूरी यात्रा का शुभारंभ करेंगे इसी महीने। हालांकि तारीख तय होना भी बाकी है। अपर्णा, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। 2 दिनों के प्रवास पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कोटद्वार में धुआंधार प्रचार शुरू कर दिया। आज गांधी जयंती के मौके पर भी हरीश रावत ने झंडा चौक बाजार से लेकर आम पड़ाव की मलिन बस्तियों तक पदयात्रा की। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी उनकी पदयात्रा में शामिल हुए। अपनी पदयात्रा के दौरान हरीश रावत ने लोगों से मुलाकात करते हुए उन्हें पूरे प्रदेश में परिवर्तन लाने की अपील की। रावत ने कहा कि सरकार ने कोटद्वार को खनन का अड्डा बना के रख दिया है और कोटद्वार कभी भी बाढ़ की चपेट में आ सकता है। केवल यदि है आज कोई साक्षात सत्य है कोटद्वार के अंदर तो वो खनन है, नदियां खोदी जा रही हैं, यही दिखाई दे रहा है और बाकी कुछ नहीं है। भले ही उससे कोटद्वार में कहीं भी कुछ बाढ़ आ जाए, कुछ नुकसान हो जाए, उससे उनको परवाह नहीं है, लेकिन खनन का माल उनके तक पहुंचना चाहिए। इससे पहले हरीश रावत ने गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर झंडा चौक बाजार में श्रद्धांजलि दी। कहा कि आज देश के हालात खराब हो चुके हैं और अब बदलाव का समय है। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में परिवर्तन का दौर शुरू हो चुका है और आगामी विधानसभा चुनाव में इसका असर दिखेगा। चरण पूरे कर लिए हैं, 4 चरण और पूरे करेंगे। सारे राज्य को परिवर्तन के लिए तैयार कर रहे हैं ताकि 2022 में हम कांग्रेस की एक जनसेवक सरकार देने का काम कर सकें। राज्य में चुनाव से ठीक पहले मचे जमीन जिहाद की बात करते हैं तो उत्तराखंड में भू कानून, जनसंख्या कानून और जमीन जिहाद को लेकर सरकार गंभीर है। सीएम का कहना है कानून से लेकर जांच की जो बात हो रही है वो उत्तराखंडियत के लिए हो रही है, किसी चुनावी एजेंडे के लिए नहीं। इक्कीस साल में उत्तराखंड में जमीनों की अवैध खरीद फरोख्त और जमीन जिहाद इतना बड़ा मुद्दा बन गया है कि गुरुवार को उत्तराखंड के लोगों को कड़े कानून को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन करना पड़ा, वो भी उत्तराखंड के रेजिडेंट कमिश्नर ऑफिस के बाहर। कुल मिलाकर देवभूमि का अस्तित्व बचाने की लड़ाई बड़ी होती जा रही है और इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि राज्य को अपराध से बचाने, संस्कृति और उत्तराखंडियत को बचाने के लिए जो जरूरी है वो किया जा रहा है। देखिए, जो हमने यहाँ पर एक विशेष जो हमने कहा है जांच की बात, वो जांच हमारी जो है उत्तराखंड के हित में है। उत्तराखंड में जमीनों की अवैध खरीद फरोख्त का मसला बड़ा संकट बन सकता है और कुछ जगहों में विशेष समुदाय और जनसंख्या असंतुलन बढ़ रहा है। यही चिंता सरकार को सता रही है, लेकिन कांग्रेस नेता हरीश रावत को उत्तराखंड में ऐसा नहीं लगता। ये विशेष समुदाय की थ्योरी को भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए और ये देश के अंदर लोगों के दिलों को बांटने के लिए चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी हो या फिर दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे उत्तराखंड के लोग, सबकी चिंता देवभूमि के अस्तित्व को लेकर है और आने वाले चुनाव में ये भी एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है।
न्यूज 18 के लिए देहरादून। उत्तराखंड में कई जगहों पर अवैध कब्जे किए गए हैं। इसमें से कई मामले सामने भी आ चुके हैं। नैनीताल के कई इलाकों में अवैध कब्जा है, स्थानीय लोग नहीं कर पा रहे हैं अपने कारोबार। टिहरी में डैम के पास अवैध मस्जिद का मामला, हिंदू संगठनों के विरोध के बाद यहां से अतिक्रमण हटाया गया। और अब बात करेंगे सीट के समीकरण की, जिसमें आज बात होगी रुड़की सीट की। तो राज्य बनने के बाद से यहां से 3 बार बीजेपी और 1 बार कांग्रेस का कब्जा रहा है, लेकिन यहां दल बदल का भी पुराना इतिहास रहा है। रुड़की को शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है और यहाँ कई बड़े संस्थान मौजूद हैं, लेकिन यहाँ दल बदल का पुराना इतिहास रहा है और नेता अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए दल बदल करते रहते हैं। 2012 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े प्रदीप बत्रा ने 2 बार के विधायक रहे सुरेश चंद्र जैन को हराकर विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन 2016 में प्रदीप बत्रा ने कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में शामिल हो गए और 2017 विधानसभा चुनाव में दोनों ने दल बदल कर चुनाव लड़ा, जिसमें बीजेपी के प्रदीप बत्रा दूसरी बार विधायक बने। लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और बसपा रुड़की में समीकरण बिगाड़ सकती है। बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे पर कुछ आम जनता जो है थोड़ा सा अब कांग्रेस की तरफ देख रही है और इन्हीं दोनों पार्टियों में अब तक संघर्ष चलता रहा। जहाँ तक दल बदल राजनीति का सवाल है, कुछ लोग जो हैं वो चुनाव के समय में पार्टियां बदलते हैं। ऐसे लोगों को आज की राजनीति में मौका परस्त माना जाता है। रुड़की में विकास को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं। प्रदीप बत्रा का कहना है कि रुड़की में विकास हुआ है और एक बार फिर लोग बीजेपी को ही चुनेंगे। देखिए, तो जनता का प्यार है रुड़की का, जो लगातार मुझे 3 बार से चुन रही है अपने काम करने के लिए, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों की जो प्यार है, जो लोगों की उम्मीद है, उस पर खरा उतरूँ। लगातार मैं रुड़की शहर के लिए विकास कार्यों के लिए लगा हुआ हूँ। राजकुमार परोरा को जब बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, कांग्रेस ने टिकट दिया, कांग्रेस से छोड़ के वो भाजपा का व्यक्ति था, तो भाजपा में अपने यहाँ ऑफिस से लगा। दल बदलने वाले को कांग्रेस इस बार टिकट नहीं देगी। दावे तो दोनों दलों के लोग कर रहे हैं, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में रुड़की की जनता किसे अपना विधायक चुनती है। मनोज जुएल, न्यूज 18 रुड़की। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।